नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं आज एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 1 के अभ्यास प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो अब जब ये असत्य की बात कर रहा है तो इस अभिक्रिया में हम क्या देख पा रहे हैं कि लेड ऑक्साइड लेड में बदल रहा है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है तो इसका हो रहा है अपचयन, और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ के CO2 बना रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। तो लेड ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण। तो ये दो कथन जो है वो तो करेक्ट है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड ये दो गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर सेकंड में, तो यहाँ क्या पूछा हुआ है कि फेरस ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से हो रही है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस बन रहा है। यहाँ क्या देख पा रहे हैं हम कि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और फेरस को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर का निशान लगाइए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अम्ल की धातु से जब अभिक्रिया होती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो लवण तो आयरन का ही बनेगा, तो आयरन क्लोराइड बनेगा। तो देखिए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया की बात की जाए तो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। ये अभिक्रिया हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसकी, ये Fe की अभिक्रिया यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा देते हैं तो यहाँ बनेगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। इसको संतुलित करने के लिए हम 2 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, आयरन का क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो अभी कराए मैंने ये आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छे प्रश्न हैं ये। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें हमने जब चैप्टर के वीडियोस बनाई उसमें हमने पढ़ ली है, तो ये प्रश्न आप नोटबुक में नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला प्रश्न है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है, यानी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया जो है वो हाइड्रोजन से करवानी है और अमोनिया बनाना है। तो ये अभिक्रिया हमने करवा दी, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता हो, या हम H2S की अभिक्रिया करवा देंगे। अभी नेक्स्ट पेज पे अपन लेटते हैं, फिर लौटते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया करानी बेरियम क्लोराइड से, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनेगा, इसको भी अभी देखेंगे। पोटेशियम की अभिक्रिया हमें जल के साथ करवानी है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाना और हाइड्रोजन गैस बनाना। एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी शब्द समीकरण है और शब्द समीकरण को हमें रासायनिक समीकरण में बदलना है। तो देखिए इसके आंसर क्या होंगे। देखिए सबसे पहली अभिक्रिया जो इसने कहा है कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवानी है और अमोनिया बनाना है, ये हमने बना दिया। दूसरी अभिक्रिया में इसने कहा कि हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया हमें वायु से करवानी है, ऑक्सीजन से करवानी है, और हमें सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाना है, ये हमने बना दिया। उसके बाद में इसको संतुलित कर दिया। तीसरा प्रश्न पूछा है कि बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हमें एल्यूमिनियम सल्फेट से करानी है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है। तो जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है और बेरियम सल्फेट बनाना है, तो ये अभिक्रिया भी बिल्कुल ईजिली हो जाती है। और लास्ट पूछा था कि पोटेशियम की अभिक्रिया हमें जल से करवानी है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है और हाइड्रोजन गैस बनाना है। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ऐसी अभिक्रिया आसान होती है जिसमें आपको ये भी बता देता है कि आपको ये अभिक्रिया करके क्या बनाना है, लेकिन समस्या जब आती है जब आपको ये पूछ लिया जाता है कि 2 अभिकारक दे दिए जाते हैं और आपको पूछ लेगा कि उत्पाद में क्या बनेगा, आप अभिक्रिया को पूर्ण करो, तब हमें समस्या आ सकती है। लेकिन यहाँ हमें ऐसे प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर परीक्षा में प्रश्न खुद पूछ रहा है कि आपको ये बनाना है तो हम इजीली बना सकते हैं। उसके बाद रहती है काम संतुलन का, तो हम संतुलित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है 8वां। ये प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर रासायनिक समीकरण लिखनी है और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो पहला प्रश्न है कि पोटेशियम ब्रोमाइड, इसमें शायद एक प्रश्न छूट गया है, मैं देख लेता हूँ मैं वापस। हाँ, इसमें ये प्रश्न छूट गया था, 6th क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो पहली समीकरण आ रही है, संतुलित करना है हमें जिसे, देखिए ये रहा नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के करवानी है, तो यहाँ बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट और जल बन रहा है। तो इसको संतुलित करने के लिए जो मेथड है वो मेथड हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आप इसकी सिर्फ सॉल्यूशन देख लीजिए ताकि आप नोटबुक में कर सकें। यहाँ आपको 2NH3 करना है और यहाँ पर 2H2O करना है, ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी।
उसके बाद में NaCl की अभिक्रिया NaCl की अभिक्रिया AgNO3 से करवानी है। तो AgCl और NaNO3 बन रहा है। तो इसमें जो NaCl AgNO3 और AgCl NaNO3 यहाँ पर देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से संतुलित ही है। तो इनको यहाँ 2 1 कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर क्लोराइड है और ये सोडियम नाइट्रेट है। आप इनके नाम भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं। तो ये एक तरीके से अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है, अम्ल प्लस क्षार। और अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके हमेशा लवण और जल बनाते हैं, ये फिक्स है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई तो ये बन गया सोडियम सल्फेट का लवण और ये बन गया जल। यहाँ NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। और तो यहाँ पर संतुलन करने के लिए हम क्या करेंगे कि NaOH में यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ पर जल जो बन रहा है वहाँ पर भी आगे 2 लगा देंगे। ये अभिक्रिया यहाँ से संतुलित हो जाएगी। अगला इसका ऑप्शन डी है कि BaCl2 + H2SO4 बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवानी है। तो BaSO4 HCl बनता है, ये एक द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। तो ये अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है, लेकिन यहाँ HCl के आगे 2 लगाना है, तो 2 लगाते ही अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगी। तो संतुलन करने का तरीका हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिए हैं, तो वहाँ से आप इनको समझ के आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण हमको लिखनी है। और यह सारी चीज़ें पहले ही बता रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है और आपको कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाना है। तो ये शब्द समीकरण है, बहुत ही ईजी प्रश्न है ये। जिंक की अभिक्रिया आपको सिल्वर नाइट्रेट से करानी है, जिंक नाइट्रेट बनाना है, सिल्वर बनाना है। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड से करानी है, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम सल्फेट से करानी है और ये उत्पाद बनेंगे। तो ये अभिक्रियाओं के जो आंसर है वो आप फटाफट से देख लीजिए क्या आंसर है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दी, तो ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया और जल बना दिया। जिंक की अभिक्रिया हमने AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से करवा दी, तो यहाँ पर जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बन गया। ये विस्थापन अभिक्रिया है और ये द्विस्थापन अभिक्रिया है। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया हमने कॉपर क्लोराइड से कराई थी, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और यहाँ कॉपर बन गया, ये भी विस्थापन अभिक्रिया है, ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि कौन सी अभिक्रिया है। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम सल्फेट K2SO4 को, तो BaSO4 और KCl बन गया, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये ऐसी अभिक्रियाएं तो बहुत इजीली हम करवा सकते हैं, बस ध्यान रखना इनको संतुलित करने का तरीका। संतुलित हो जाएंगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें और अभिक्रिया का प्रकार भी बताएं। यहाँ पर इस बार प्रश्न में पूछ लिया है कि आपको ये भी बताना है कि इस अभिक्रिया जितने प्रकार पढ़े थे उनमें से कौन सा प्रकार ये अभिक्रिया का है। तो पहला प्रश्न है पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया आपको बेरियम आयोडाइड से करानी है और पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड बनाना है। तो ये देखिए ये रहा पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, इसको पोटेशियम ब्रोमाइड पढ़ते हैं। और बेरियम आयोडाइड जो होता है BaI2, यहाँ आई बड़ा होता है, ध्यान रखना, छोटा मत लिख देना। BaI2 बेरियम आयोडाइड, तो यहाँ बन रहा है Ki का मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। और यहाँ Br2 का मतलब हो गया बेरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि जो पोटेशियम है वो आयोडाइड के साथ में शिफ्ट हो जाता है और जो ब्रोमाइड है वो बेरियम के साथ शिफ्ट हो जाता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण बन गया। अगले में क्या देख रहे हैं कि जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया, जिंक कार्बोनेट जो है वो अपघटन हो रहा है। देखिए प्रश्न क्या पूछा है वो बता देता हूँ। जिंक कार्बोनेट जो अपघटित होकर क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है ये अवियोजन अभिक्रिया है। जिंक कार्बोनेट टूट जाता है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो साफ साफ पता चल रहा है एक पदार्थ 2 अणुओं में टूट रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया होगी। तीसरा प्रश्न पूछा है कि हाइड्रोजन की क्लोराइड से अभिक्रिया करवानी है और आपको हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है। तो ये तो साफ साफ लग रहा है कि संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये 2 अणु या परमाणु आपस में जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं। और लास्ट पूछा है मैग्नीशियम की अभिक्रिया आपको हाइड्रोजन क्लोराइड से करवानी है। हाइड्रोजन क्लोराइड कह दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह दीजिए। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ शिफ्ट हो जाता है और हाइड्रोजन को अलग कर देता है। तो एक तरीके से ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। अगला 9th क्वेश्चन क्या है, देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखिए ऊष्माक्षेपी के बारे में बात कर चुके हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। तो ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिन अभिक्रियाओं में अभिकार को तोड़ने पर ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में बदलना। इस अभिक्रिया की परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन अभिक्रिया में अभिकार क्रिया करके ऊष्मा का अवशोषण करते हैं तो उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है अपनी नोटबुक में। चलिए
प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है कि ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर में वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ऊर्जा बनता है। जब ऊर्जा बनती है तो इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो सभी सजीवों में कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। विशेष देन क्रिया का नाम श्वसन है क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है 11वां कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। आपको अंतर बताना, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का डिफरेंस। ठीक है, तो ये भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये अंतर हम आराम से जानते हैं। सही वियोजन मैं बता देता हूँ, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक टूटकर उत्पाद बनाएगा। ठीक है, और संयोजन में क्या होगा, अभिकारक जुड़कर उत्पाद बनाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर प्रश्न पूछा है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक रासायनिक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है। तो ऊष्मा द्वारा वियोजन, देखिए ऊष्मा निकलेगी इसमें। ठीक है, प्रकाश द्वारा वियोजन, ये प्रकाश से वियोजित होगा, और ये विद्युत द्वारा वियोजन होगा। ये भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑलरेडी अपनी नोटबुक में कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि विस्थापन और द्विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इनकी समीकरण लिखिए। तो कोई ये प्रश्न भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, और द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ये परस्पर आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, ये इसको हटा देगा, ये इसको हटा देगा, तो ये भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। 14 प्रश्न है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आप कर लेना क्योंकि इससे आपको रासायनिक समीकरण का आइडिया रहेगा। तो ये कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करवा दी हमने, तो इसने क्या किया, सिल्वर को विस्थापित कर दिया। तो ये अभिक्रिया इसकी लिख लेना आप, ये प्रश्न आप कर सकते हो। 15 प्रश्न पूछा है, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, उदाहरण देकर समझाइए। तो जिन अभिक्रियाओं में अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, पेंदे में जम जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये प्रश्न भी आप कर सकते हो, छोटा प्रश्न भी है और अच्छा प्रश्न है। तो बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम सल्फेट से करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रश्न आप कर सकते हो। 16वां प्रश्न पूछा हुआ है कि ऑक्सीजन के संयोग ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करके प्रत्येक एक समीकरण लिखिए। उपचयन, देखिए उपचयन में क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है। तो देखिए का CO2 से CO बन गया तो ये ऑक्सीजन की कमी हुई, और CuO से Cu बन गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी हुई। और यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ऑक्सीजन का जुड़ना, देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ता है तब उसको कहते हैं उपचयन। उपचयन का मतलब हुआ ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन हटता है तो उसे कहते हैं अपचयन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के आधार पर पूछा है तो हमने ऑक्सीजन के आधार पर कर लिया इसको। ये प्रश्न आप कर सकते हो, अच्छा प्रश्न है ये। चलिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो ये जो तत्व होगा वो कॉपर होगा। जब कॉपर को गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है जिसका नाम होता है कॉपर ऑक्साइड। तो ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में कर सकते हो। फिर आता है लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं क्यों करते हैं, जंग रोधी बनाने के लिए। तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक अक्रिय गैस है, यानी वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए ये खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर पूछा है निम्न पदों का वर्णन करो, संक्षारण, विकृत गंधिता। ये भी हमने ऑलरेडी नोटबुक में अच्छे से नोट्स बनाए हैं। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।